का हो बबुआ 2024 में नौकरिया लागी कि ना। 1 लाख वैकेंसी आ रहल बा। 2024 आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी सुनहरा मौका लेके आ रही है। रेलवे में छप्पड़ फाड़ के वैकेंसी आने वाली है सभी पोस्ट के लिए, जिसमें एक सबसे ज़्यादा मन पसंदीदा या सबसे जो ज़्यादा प्रचलित पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म डाले जाते हैं, वो आपका ग्रुप सी या ग्रुप डी का पोस्ट है। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण रणनीति, सटीक रणनीति देखेंगे कि कैसे आप लोग सिलेक्शन 2024 में ले सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मेरा सिलेक्शन रेलवे में कैसे हुआ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा रेलवे का ऑफिशियल बायोडेटा है, कैसे मैंने सिलेक्शन लिया। आप लोग 2024 में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, ग्रुप सी या ग्रुप डी में कितने एग्ज़ाम होंगे, कैसा सिलेबस होगा, क्या आपको डिटेल में पढ़ना है या आप लोग लूसेंट पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, क्या कट ऑफ जाता है, फाइनल प्रोसेस क्या होता है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको डिपार्टमेंट के आदमी के द्वारा मिलती रहे। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि रेलवे ने ऑफिशियली एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है उसमें बदलाव कर दिया था। 2018 और 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी इससे पहले आई थी, जिसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो सिर्फ 10th पास था, यानी 10वें पास, यानी जो कैंडिडेट हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते थे। और इस नए नोटिस में उन्होंने साफ बोल दिया कि वो एक बार एग्जेम्पशन था, यानी एक बार छूट दी गई थी, और वो छूट दी नहीं गई थी, वो छूट लिया गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 में पटना के राजेंद्र नगर में कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, कितने लाठी चले, डंडे चले, तब आईटीआई का जो क्राइटेरिया था वो हटाया गया था। अब रेलवे ने साफ बोल दिया है कि जितने भी अब अपकमिंग वैकेंसी होंगे उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज रहेगा। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, अटेंशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, यानी लेवल 1 जो आपका ग्रुप सी पोस्ट है, पहले ग्रुप डी हुआ करता था, उसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड इन द कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे इज 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस आईटीआई। यानी जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा लेवल 1 में, वो 10th पास तो होने चाहिए। उसके अलावा यदि आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो एलिजिबल होइएगा, और 10th पास और आईटीआई कर रखे हैं तो एलिजिबल होइएगा। यानी अप्रेंटिसशिप आप लोगों ने एक्स्ट्रा कर रखा हो या आईटीआई कर रखा हो तो ही आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या जिन्होंने सिर्फ 10th ही पास किया है और उनके पास ना ही अप्रेंटिसशिप है और ना ही आईटीआई है, क्या वो फॉर्म डाल सकते हैं? तो बिल्कुल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे स्पेसिफाइड पोस्ट कर दिया गया है जिसमें ही अप्रेंटिसशिप और आईटीआई मांगा जाता है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, और उसके बाद कैटरिंग विंग। अब इसके अलावा कौन कौन से पोस्ट होते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पुराना वैकेंसी में, जैसे मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, उसके बाद स्टोर, ये स्टोर का जो पोस्ट आता है इसमें जो 10th पास कैंडिडेट है वो फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेडिकल का जो, यानी कि यहाँ पे कुछ पोस्ट आते हैं वो, उसमें आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक का जो यानी पोस्ट है उसमें आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये कुछ पोस्ट है जहाँ पे आप लोग यदि सिर्फ 10th पास भी हैं फिर भी आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाएगा जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है या आईटीआई कर रखा है, क्योंकि ज़्यादातर जो पोस्ट होते हैं वो
यानी कि मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग में, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल में, या आपका ये सब यानी कि एसएनटी में पोस्ट आते हैं। तो ज़्यादातर जो वैकेंसी आएंगे वो 10th पास में अप्रेंटिसशिप या आईटीआई वाले के लिए आएंगे। 10th पास जो है उनके लिए मान सकते हैं पोस्ट है जो कम रहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग अपना पूरा 100% दे के तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अब सिलेक्शन लेने के लिए कितने एग्ज़ाम होते हैं या क्या पढ़ना पड़ता है, ये आप लोग देखिए। 2019 में जो आपका वैकेंसी आया था उसमें बोला गया था कि एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी एग्ज़ाम लिया जाएगा एक। लेकिन जब एग्ज़ाम लेने की बारी आई 2022 में, क्योंकि इसका एग्ज़ाम हुआ 2022 में, तो एक नोटिस निकाला गया और बोला गया कि 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन फिर से प्रोटेस्ट हुआ पटना के राजेंद्र नगर में कि जब नोटिफिकेशन में एक एग्ज़ाम बोला गया था तो अब 2 एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है। कुछ दिन के बाद ये नोटिस है जो विड्रॉ किया गया, वापस लिया गया और एक एग्ज़ाम लिया गया। एक एग्ज़ाम से ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। अब सवाल कि जब 2024 चल रहा है, इसमें क्या 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे? जब यानी कि 2022 में 2 एग्ज़ाम लेने के लिए बोला गया था, तो क्या अब 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे? तो ये नोटिफिकेशन में क्लियर रहेगा। यदि नए नोटिफिकेशन में 2024 का नोटिफिकेशन में यदि बोला जाता है कि यानी कि लेवल 1 के लिए 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी एक पीटी होगा उसके बाद मेंस होगा, तो 2 एग्ज़ाम रेलवे लेगी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन में जिस हिसाब से वो बोलेगी उस हिसाब से करेगी। 2019 में 2 एग्ज़ाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था उसमें एक एग्ज़ाम की ही बात की गई थी। अब एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है और कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 90 मिनट, जिसमें जनरल साइंस से 25 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा। लगभग 8-8 सवाल आप लोग लेके चल सकते हैं। मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपका बेसिक अरिथमेटिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, एडवांस से यानी कि मान सकते हैं कम सवाल रहते हैं। यदि अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक से आप लोग लेके चल सकते हैं कि 20 सवाल, और एडवांस से लेके चल सकते हैं कि 5 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 30 में 30 आप लोग नंबर लेके आ सकते हैं प्रैक्टिस के बदौलत। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका यहाँ पे रीजनिंग अच्छा होगा। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये जो 20 नंबर है, ये आपका ऐसा 20 नंबर है कि सिलेक्शन दिला सकता है और सिलेक्शन आपका रोक भी सकता है। ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का 20 नंबर और जनरल साइंस का 25 नंबर, यानी ये टोटल जो आपका 45 मार्क्स है। सिलेक्शन होता है तो यही 45 मार्क्स के बदौलत, और नहीं होता है तो यही 45 मार्क्स के बदौलत, क्योंकि मैथमेटिक और रीजनिंग ये जो 55 यानी कि क्वेश्चन है 55 नंबर का, इसमें यानी हर कोई कैंडिडेट है जो तैयारी करेगा अच्छे ढंग से, वो 55 में से यानी कि मान के चलें कि 45 यानी नंबर तो हर हाल में लाएगा ही लाएगा। 45 सवाल तो वो हर हाल में सही करेगा ही, मैथ और रीजनिंग मिला करके। लेकिन फिर अगला 20 से 25 नंबर कहाँ से आएगा? तो ये 20 से 25 नंबर आपका जनरल साइंस और आपका करंट अफेयर और जीके वाला टॉपिक ये 45 में से दिलाएगा। अब ये आप लोग मैथमेटिक और रीजनिंग का 55 नंबर का तो आप लोग यानी कि जो आपका सिलेबस है वो पढ़ के प्रैक्टिस करके तैयारी कर लेंगे। लेकिन सवाल होता है कि साइंस कहाँ से पढ़ें, जीके कहाँ से पढ़ें, कि जो पढ़ें यानी कि ज़्यादातर टॉपिक, ज़्यादातर क्वेश्चन हमें वहीं से दिखने को मिले। तो देखिए, जो साइंस में पहले सवाल पूछे जाते थे आज से 5 साल पहले, वो 1 लाइनर हुआ करता था कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसीवर है। लेकिन अब जो सवाल आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आते हैं। आपका वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर एग्जाम में सवाल सॉल्व नहीं होंगे। फिजिक्स में डीप में न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो अब आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। समय आपके पास भरपूर है। 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी आपको साइंस की अच्छे से पढ़नी है, 2 से 3 बार रिवीजन के साथ। उसके बाद साइंस का आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है और उस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को नोट करना है। साइंस का एक आप लोग अलग से यानी कॉपी नोट्स बनाइएगा पहले एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसे आपको लिखना है और उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। यानी साइंस आपका एनसीईआरटी से क्लियर होगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लोग एक बार रिवीजन के तौर पे लूसेंट भी पढ़ सकते हैं।
यानी लूसेंट को भी आपको पढ़ना है, लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, रिवीजन के तौर पे लूसेंट पढ़ सकते हैं। अब रही बात जीके जीएस के लिए, तो जीके जीएस के लिए आप लोग लूसेंट जरूर पढ़िएगा। लूसेंट के साथ साथ जो पॉलिटी का है, पॉलिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट हो गया आपका, उसके बाद इलेक्शन कमीशन हो गया, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, गवर्नर हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल यानी जीके में काफ़ी पूछे जाते हैं और आर्टिकल या अमेंडमेंट काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको डीप में कवर करना है। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो ज़्यादातर टॉपिक पूछे जाते हैं वो आपका मॉडर्न इंडिया से पूछा जाता है, जो गांधीयन एरा है 1915 से लेकर के 1945, तो वो एरा को आपको अच्छे से कवर करना है। ज्योग्राफी की बात करें तो आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है, दो आपको यानी कि इंडिया का ज्योग्राफी और इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपको अच्छे से कवर करना है। जैसे नेशनल पार्क हो गया, रिवर सिस्टम हो गया कि कौन सा रिवर कहाँ से फ्लो करती है, कौन सा रिवर का कौन सा ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से निकलती है, कौन से रिवर पे कौन सा डैम है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड, वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब इंपॉर्टेंट यानी ज्योग्राफी के टॉपिक है, आपको लूसेंट से पढ़ सकते हैं। या यदि आपका जो भी टॉपिक है, यदि आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे। रेलवे के क्लासेस आगे आने वाले समय में जेसिंग क्लासेस संपूर्ण रणनीति के साथ आपको प्रोवाइड कराएगा। मैंने सिलेक्शन कैसे लिया, कहाँ से क्या पढ़ा, सभी डिटेल आपको आगे आने वाले समय में मिलेंगे। के बाद हम लोग बात करें कि कट ऑफ क्या जाता है, यानी कि यदि मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम लिया जाता है तो एक एग्ज़ाम आपका ये हुआ तो क्या कट ऑफ जाएगा, या दो एग्ज़ाम भी लिया जाता है तो इसे यदि कि मान लीजिए ये एग्ज़ाम पैटर्न को पीटी यानी कि पहला स्टेज CBT 1 कंसिडर किया जाता है, तो सेकंड CBT में भी सेम एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो कितना मार्क्स आप लोग लेके आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो प्रीवियस वैकेंसी है उसका कट ऑफ, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। UR का 69 मार्क्स, SC का 58 मार्क्स, ST का 48 मार्क्स, OBC का 65 मार्क्स और EWS का 50 मार्क्स। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ क्या हुआ, यानी आपका जो रॉ स्कोर हुआ, रॉ स्कोर में यानी कि आप लोगों ने कितने सवाल सही किए, कितने सवाल गलत किए, सभी काट छाट के जो आपका नंबर बना वो रॉ स्कोर हुआ। नॉर्मलाइज्ड स्कोर हुआ यानी सभी कैंडिडेट को देखते हुए, शिफ्ट को देखते हुए नंबर बढ़ते हैं, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर तक बढ़ते हैं। तो ये आपका नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ हुआ। अब आप लोग यदि मान के चलें कि कितना सवाल आप लोग 100 में से कितने सवाल सही कर देते हैं तो सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, 100% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा ही। तो यदि आप लोग 100 में से मान के चलें कि 70 सवाल सही कर देते हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी है किसी भी बोर्ड से, किसी भी रेलवे जो आपका 17 जोन है सभी से आपके सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, 70 सवाल सही कर देते हैं तो। क्योंकि ये आपका यानी कि नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। इसके बाद यानी कि DV के लिए बुलाया गया, दौड़ के लिए बुलाया गया होगा, DV के लिए बुलाया गया होगा, उसके बाद मेरिट लगा था। तो यानी मेरिट यानी कि जो UR का लगा था वो आप लोग मान के चलते हैं कि 76 पे लगा था। तो देख सकते हैं यानी कि 7 नंबर मेरिट में, यानी कि कट ऑफ से 7 नंबर बाद मेरिट लगा था। ये आपका यानी दौड़ के लिए कट ऑफ था, ये आपका 76 नंबर पे मेरिट लगा था। तो आप लोग 70 सवाल सही करते हैं, क्योंकि अब 70 में आपका 7, 8 नंबर, 10 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। तो आपको 70 सवाल मिनिमम किसी भी हाल में सही करने ही है, क्योंकि अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। यदि आप लोग 50-60 सवाल सही करेंगे तो फिर आप लोग रेस से बाहर हो जाइएगा। तो आप लोग किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको टारगेट लेके चलना है कि हर मॉक टेस्ट में 70 से ज़्यादा यानी कि हमारे नंबर आए ही। इसके रिगार्डिंग जो भी मन में डॉट है नीचे आप लोग कमेंट में ज़रूर रखिएगा। जो भी आगे के फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, आपको टेलीग्राम पे मिल जाए। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, यह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।